हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन कुमार और आप देख रहे हैं एसके अपडेट यूट्यूब चैनल को। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुनेंगे चैप्टर नंबर 7 को, जो कि हमारा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना और उनके क्रियान्वयन। दोस्तों, ये वाला जो चैप्टर है ये है इस वाली बुक से, जो कि भारतीय प्राथमिक शिक्षा। तो इसके जो वाली बुक है वो है ये सेमेस्टर 4 की बुक। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझते हैं इस वाले चैप्टर को। हाँ दोस्तों, एक और बात, जो ये चैप्टर नंबर 7 है इसकी एक फाइनल वीडियो है, इसके बाद कोई इसकी वीडियो नहीं आएगी। तो दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को फाइनली स्टार्ट। तो इसका जो पहला टॉपिक है भारत में दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा, यानी IEDC यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, जो भी बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए एजुकेशन है वो भी एकीकृत होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो शुरुआत है वो हो गया था 1974 में, यानी 1974 में। और इसके बाद यहाँ पर कुछ इसके उद्देश्य दे रखे हैं, जो कि सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा। जो बच्चे दिव्यांग थे, मानसिक रूप से कमजोर है या फिर फिजिकली ठीक नहीं है, ठीक है, उन सभी बच्चों को एक साथ रखना है। जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ उनको लर्निंग करवानी है, जिससे कि बच्चों में मतभेद की भावना पैदा ना हो और बच्चे आसानी से सीख सके, एक दूसरे का सहयोग करना भी सीख सके। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों का आत्मनिर्भर बनाना है। जब बच्चों को सारे अपॉर्चुनिटी देंगे, सारे अवसर प्रदान करेंगे, तो बच्चे कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे और चीजों को बढ़िया तरीके से सीखेंगे। समाज में सम्मानजनक जीने योग्य बनाते हैं। ठीक है, जो एजुकेशन है ये बच्चों को इस लेवल पर ले जाती है कि बच्चा सोसाइटी में एक अच्छे तरीके से एक अच्छा नागरिक बनकर एक सम्मानजनक जिंदगी अपनी जी सकता है। समाज में समानता में समावेशन को बढ़ावा, समाज में इनको फिर समानता मिल जाती है। और उसके बाद समावेशन यानी जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको भी बढ़ावा मिल जाता है, जिसमें कि होता है ये कि जो भी बच्चे दिव्यांग हैं, मानसिक रूप से कमजोर है, शारीरिक रूप से कमजोर है, ठीक है, उन बच्चों को भी एक अच्छा बेहतर परिवेश मिल जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आवश्यक सामग्री और पुस्तक में सहयोग। ठीक है, जो भी स्कूलों में आवश्यक सामग्री है बच्चों को प्रोवाइड करवानी है, जैसे कि पुस्तकें हो गई, और इसके बाद जो भी स्कूल में चीजें होती हैं बच्चों से रिलेटेड, ताकि बच्चों का जो विकास है और बच्चे की समझने की शक्ति है वो काफी तेजी से बढ़े और उसके बाद बच्चे का भी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए। अब देखते हैं सभी के लिए समावेशी शिक्षा। ठीक है, बता चुके भी आपको। माता पिता और समुदाय की भागीदारी, जब पूरी जो ये पूरा एकीकरण है, ठीक है, इसमें तो इसमें क्या माता पिता है वो भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, सोसाइटी है वो इन्वॉल्व रहेगी, और विद्यालय तो अपना काम कर ही रहा है। अब देख लेते हैं इसका एकीकृत योजना का क्रियान्वयन कैसे होता है डीसी का, यानी IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसका क्रियान्वयन, तो स्क्रीनिंग और पहचान। पहले सबसे पहले देखा जाता है किस एरिया में किस तरह के बच्चे रहते हैं, तो वहां पर इस सारी एजुकेशन का क्रियान्वयन किया जाता है। उसमें सहायता उपकरणों और सेवाओं की आपूर्ति, उसका यहाँ पर सहायता पहुंचाई जाती है और उपकरण पहुंचाए जाते हैं, जिससे कि बच्चों को आसानी से समझाया जा सके। अच्छे टेक्निक्स पहुंचाए जाते हैं, सेवाओं की आपूर्ति, अच्छे टीचरों की, और जो भी शिक्षा से जुड़ा शैक्षिक सामान होता है उन सभी सामानों को वहां पर पहुंचाना है, जिससे कि बच्चा आसानी से चीजों को समझ सके और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके। वित्तीय सहायता और छात्रवृत्तियां, छात्रों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद छात्रों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि छात्र विद्यालय में अपनी निरंतरता बनाए रखते हैं और विद्यालय छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माता पिता और समुदाय की जागरूकता। जब इतना सारा काम होगा तो माता पिता भी यहाँ पर अवेयर होंगे और उनके साथ साथ सोसाइटी भी अवेयर होगी। ठीक है, जब इतना सब हो जाएगा तो उसके बाद बच्चा ऑटोमेटिक विद्यालय में आना शुरू कर देगा। अब देख लेते हैं प्राथमिक शिक्षा में नामांकन और गुणवत्ता के प्रभाव। तो सबसे पहला है नामांकन दरों में वृद्धि हो जाती है, जब सरकार बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही है, ठीक है, सामग्री दे रही है, हर चीज जो भी शिक्षा से जुड़ा सामान है सारी चीजें प्राप्त करवा रही है, तो जो बच्चों का नामांकन है वो तो बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद शैक्षिक प्रदर्शन और सामाजिक विकास में भी सुधार हो जाता है। शिक्षक और समुदाय के लिए दृष्टिकोण में सकारात्मक प्रभाव, जो शिक्षक और जो विद्यालय है और समुदाय, इनमें सभी में क्या है सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, जो भी सोचने का नजरिया है पॉजिटिव वे में चला जाएगा। ठीक है, क्रियान्वयन में चुनौतियां और जो भी चुनौतियां थी वो सारी कैसे होंगी, विलुप्त हो गई। और अब इसको समझ लेते हैं प्राथमिक शिक्षा में नामांकन और गुणवत्ता सुधार के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं। ठीक है, बच्चों की एक बेहतर सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई हैं, जो कि है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। दोस्तों, ये 1987-88 में आता है, NEP 1986 के बाद। ठीक है, NEP 1986 में इसका गठन हो गया था और उसके बाद में ये आ जाता है, लेकिन इसका गठन 1986 में हुआ था और उसके बाद में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के। अब जान लेते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है। तो भाई पहला उद्देश्य है प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं पर बल देना है। ठीक है, जो भी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने वाले विद्यालय हैं वहां पर जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना है, जिससे कि बच्चों को एक अच्छी और एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके और अपने भविष्य में वो आत्मनिर्भर बन सके। एक अच्छा उनके पास एक गाइडेंस होनी चाहिए। ठीक है, इन सभी को किसने करवाया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने, जो भी आया था 1987 और 88 के बाद। ठीक है, 88 में। अब देखो यहाँ पर शिक्षक उपलब्ध करवाना, एक अच्छे टीचरों को विद्यालय में रखा गया। ठीक है, टीचरों की ट्रेनिंग हुई इसके दौरान, और जब टीचरों की ट्रेनिंग हो जाएगी तो विद्यालय में अच्छे अच्छे कार्य को किया जाएगा और टीचर भी एकदम से सक्रिय अपनी भागीदारी निभाएंगे कक्षाओं में, और जिससे कि बच्चे क्या एक्टिव रहेंगे, टीचर भी एक्टिव, बच्चे भी एक्टिव, तो समझने में आसानी होगी और टीचर को समझाने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो देखो शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता में सुधार। जो पहले क्या होता था, रटने वाली पद्धति थी, ये पूरा इतना पैराग्राफ रटना है, अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, प्ले वे मेथड से टीचर सिखा रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटी मेथड से बच्चों को सिखा रहे हैं, या फिर और भी डिफरेंट प्रोजेक्ट मेथड है, कई तरह के मेथड होते हैं टीचिंग में, जो कि जिससे कि बच्चों को सिखाते हैं। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करवाना। जो भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या हुआ, इसका उद्देश्य ये उद्देश्य भी है कि विद्यालय में जो शैक्षिक सामग्री है उन सभी को उपलब्ध करवाया गया, जिससे कि बच्चे अपना कोई भी काम समय पर पूरा कर सके। और इसके बाद में
अच्छा वातावरण और ड्रॉप आउट को कम कर दिया इसने। अच्छा ये वातावरण विद्यालय बन गया, ठीक है, और उसके बाद सभी की सक्रिय भूमिका हो गई, और उसके बाद में ड्रॉप आउट की कमी होगी। जो बच्चे विद्यालय अपना छोड़ दे रहे थे अब उन्होंने विद्यालय छोड़ना कम कर दिया, तो इससे क्या होगा, ड्रॉप आउट की कमी होगी। अब देख लेते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, इसके अच्छे प्रभाव क्या पड़े, उसके बाद देखेंगे इसके गंदे प्रभाव क्या पड़े, यानी बुरे इफेक्ट। पहले जो अच्छा इफेक्ट है उसको जानो, न्यूनतम आधारभूत ढांचा उपलब्ध हुआ, जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था विद्यालय में वो पहले मजबूत हो गया, और उसके बाद शिक्षकों की संख्या अच्छी हो गई और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार हो जाता है, और इसके बाद ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार, जो भी ग्रामीण और पिछड़े वर्ग के लोग हैं वहां तक शिक्षा का विस्तार हो जाता है इसके अंतर्गत, और छात्रों को विद्यालय की ओर आकर्षक, ठीक है, छात्र का विद्यालय की ओर अट्रैक्टिव हुए। पहले क्या होता था कि पहले भाई परंपरागत चीजें एकदम से रटने वाली चीजें चलती थी तो छात्र ऊब जाता था और उसका मन भी नहीं लगता था पढ़ाई में, तो इस वजह से इन सभी चीजों को हटाने के लिए ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया जाता है, ठीक है। तब देखो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट, ऐसा तो है नहीं कोई जो भी चीज आती है उसकी पॉजिटिव चीजें भी होती है, उसकी नेगेटिव चीजें होती है। पॉजिटिव समझ लिया, नेगेटिव देखो। कुछ विद्यालय अभी भी अधूरे रह गए, जो विद्यालय है कहीं तो जो संसाधन है इतनी बड़ी मात्रा में पहुंच गया, लेकिन कहीं बिल्कुल भी संसाधन वहां पर नहीं पहुंचे, तो क्या होगा, विद्यालय कुछ अधूरे रह गए। इसका रखरखाव की समस्या, सामान जरूरत से कहीं ज्यादा पहुंच गया तो वहां पर रखरखाव की समस्या पैदा हो गई, ठीक है। सामान क्या है, ग्राउंड में पड़ा हुआ है तो उसका सड़ेगा गलेगा, बरसात होगी तो बर्बाद होगा, आंधी आएगी सामान की किताबें उड़ेंगी, ठीक है, रखरखाव की वहां पर समस्या हो जाती है। शिक्षकों की कमी, कहीं तो शिक्षक इतने बड़ी मात्रा में पहुंच गए हैं शहरों सब में, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभी तक शिक्षक नहीं है, तो इस वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र है वो अभी भी पिछड़ा हुआ है। इसके आने के बावजूद गुणवत्ता की असमानता, गुणवत्ता क्वालिटी एजुकेशन कहीं तो अच्छी मिल रही है लेकिन कहीं एकदम बिल्कुल नीचा लेवल है, कहीं एकदम हाई कहीं एकदम लो, ठीक है। अब देख लेते हैं न्यूनतम अधिकतम स्तर, यानी मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। अब देखो इसको, जो ये न्यूनतम अधिकतम स्तर है, इसको जो ये गठन हुआ है इसका 1986 के बाद हुआ, ठीक है, जो यानी कि 1986 इसके बाद ये आ जाता है POA यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत ये लागू होता है 1992 में, और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक आधारभूत ज्ञान विकास की समझ। इसका मेन उद्देश्य यही था कि बच्चों को गिनती आनी चाहिए, आसियाना आना चाहिए, जो भी बेसिक चीजें हैं जिससे कि बच्चे अपना थोड़ा बहुत जान सके, और उसके बाद में पढ़ना सीखे हिंदी इंग्लिश, और उसके बाद में भाषा को ज्ञान हो और गणित शिक्षा की भी जानकारी हो जाए। इसका मेन रोल यही था, न्यूनतम अधिकतम स्तर, ठीक है, बच्चों को कम से कम आना चाहिए ये चीजें। अब देख लेते हैं इसके उद्देश्य MML के यानी मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो इसके उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर मूलभूत अधिगम, जो भी प्राथमिक स्तर है, ठीक है, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक वहां पर बेसिक चीजें होनी चाहिए, और उसके बाद में बेसिक के साथ साथ बच्चों का बेसिक भी हाई हो जाना चाहिए। बच्चों को सभी जो भी बेसिक चीजें हैं वो आनी चाहिए कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक, जैसे कि जब भी बच्चा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 में आएगा तो वो पढ़ना आराम से सीख सके। अब देख लेते हैं गुणवत्ता सुधार और सीखने पर बल, जो भी क्वालिटी है एजुकेशन की उसमें सुधार लाया गया, और उसके बाद में सीखने पर बल दिया गया। राज्य और केंद्र में एक रूपी शिक्षा, ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार अपना अलग सिस्टम चला रही है और राज्य सरकार अलग चला रही है, ठीक है, सिस्टम अभी ऐसा नहीं किया गया, और उसके बाद में दोनों का एक रूपी कर दिया गया, असमानता को कम कर दिया गया। और उसके बाद हम देख लेते हैं MML के प्रभाव क्या पड़े, ठीक है। तो इसका मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, इसके प्रभाव सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित हुआ, और इसके बाद भाषा गणित में पर्यावरण की बेसिक समझ बच्चों के अंदर पैदा होगी, तो बच्चे के अंदर जब पर्यावरण की बेसिक समझ पैदा हो जाएगी तो बच्चे अपने पर्यावरण के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति अवेयर रहेंगे, प्रदूषित नहीं करेंगे पर्यावरण को, ठीक है। अगर पर्यावरण प्रदूषण हो गया तो हानि किसको होगी, हमें होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी DPEP, ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ भारत सरकार ने इसको 1994 में शुरू कर दिया था, लागू कर दिया था। उसका प्राइमरी एजुकेशन को सार्वभौमिक बनाया, और उसका जो भी एजुकेशन थी प्राइमरी एजुकेशन की, और उसका जो भी क्वालिटी थी उसको वहां पर सुधार लाया गया। अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं, यही DPEP के, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है सर्व शिक्षा का प्रसार, जो भी बेसिक एजुकेशन है उसका प्रसार किया गया, उसका एडवर्टाइजमेंट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दी गई, जिससे कि बच्चों का विकास हो बढ़िया तरीके से, असमानताओं को कम करना, और इसका नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना, ठीक है, ये इसके उद्देश्य थे। अब इसके प्रभाव देख लेते हैं। जब ये आ जाता है DPEP यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके प्रभाव क्या है, तो नामांकन वृद्धि, ठीक है। जब सारी चीजें बढ़िया तरीके से चलती है तो बच्चे का एकदम मन बहल जाता है, और उसके बाद वो आ जाता है स्कूल में फिर जब बच्चे स्कूल में आने लगेंगे तो उनकी क्या होगी, नामांकन की जो स्थिति है वो बढ़ने लगेगी, उपस्थिति बढ़ने लगेगी, विद्यालयों का विकास भी बढ़िया तरीके से होने लगेगा, फिर सरकार उसमें ध्यान देने लगती है, शिक्षक गुणवत्ता में सुधार हो जाता है, और उसके बाद में आ जाता है कि सामाजिक समानता को बढ़ावा, ठीक है। जब सभी बच्चे पढ़े लिख जाते हैं तो सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि जब जो बच्चे सोसाइटी में जब रहेंगे, पढ़े लिखे लोग रहेंगे, तो सभी को समान नजर से देखते हैं, मतभेद की भावना एकदम से बिल्कुल खत्म हो जाती है, ड्रॉप आउट में कमी आ जाती है, क्योंकि जो एजुकेशन है बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जाती थी, सर्व शिक्षा अभियान की नींव आ जाती है। फिर उसके बाद में तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अभी आता है, यानी KGBV, ठीक है, 2004 में आता है। और उसके बाद में गरीब SC ST OBC व अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की जो भी गर्ल्स होती है, गर्ल्स एजुकेशन पर ये ध्यान देता है, और विशेषकर जो भी अल्पसंख्यक जो भी समुदाय है उनकी
जो भी लड़कियां हैं वहां पर इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये 2004 में इसी सरकार ने शुरू किया था। विशेष तौर पर जो भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, ये देता है गरीब और पिछड़े अन्य वर्ग के लोगों पर, SC ST OBC इन सभी पर ध्यान देता है। ठीक है, तो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं। तो इसका पहला उद्देश्य है बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान किए गए इसमें। ठीक है, जैसे कि जो भी समाज में पहले क्या होता था कि लड़कियों को समान अवसर नहीं देता, जिससे वो पिछड़ जाती थी। और उसके बाद कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक अगर किसी लड़की ने अपनी क्लास कर भी ली तो उसके बाद उसको नकार दिया जाता था हायर एजुकेशन में, यानी कुछ प्राइमरी एजुकेशन के लिए उसको तैयार नहीं किया जाता था। ठीक है, दूसरे नहीं थे। स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई इसमें। ठीक है, तो जैसे कि आप नामांकन बढ़ेगा, इसके परिणाम समझेंगे। गर्ल्स लिटरेसी रेट को बढ़ावा देना, ये इसके उद्देश्य थे। समान अवसर का प्रदान करना। समाज में क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता है, लड़कों को आगे रखते हैं लेकिन लड़कियों को पीछे रख देते हैं। ठीक है, उनको ये लगता है कि लड़कियां है तो क्या ही करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लैंगिक समानता देखने को मिलती है। अब इसके देख लेते हैं प्रभाव क्या पड़ते हैं इसके कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रभाव। तो जो भी गर्ल्स लिटरेसी रेट है, इसमें क्या तेजी आ जाती है, नामांकन में बढ़ावा मिल जाता है। जब गर्ल्स को इतनी सारी सभी फैसिलिटीज मिल रही है तो पेरेंट्स इस चीज को समझते हैं कि बच्चे को हमारे स्कूल से मिल रही है। ठीक है, सारी चीजें स्कूल से प्रोवाइड हो रही है, कॉपी किताब बस्ता वगैरह सारी चीजें। तो इसमें क्या नामांकन में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ड्रॉप आउट में कमी। तो आपको बताया कि कुछ पेरेंट्स होते हैं अपनी लड़कियों को इस वजह से स्कूल में भेजते हैं क्योंकि कामकाज की वजह से, पहला रीजन। और दूसरी वजह से ये कि घर का खर्चा बहुत ज्यादा हाई होता है, तो इतना मैनेज करना एक आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर लैंगिक समानता देखने को मिल जाती है। ठीक है, लैंगिक असमानता देखने को मिल जाती है। ठीक है, लड़कों को आगे रख दिया जाता है, लड़कियों को पीछे खींच दिया जाता है। ठीक है, अब देखो समाज सशक्तिकरण। ठीक है, समाज में सशक्तिकरण आ गया। और इसके अंदर आर्थिक और शैक्षिक अवसर, जो भी लड़कियां हैं लड़कियों को भी आर्थिक रूप से समान अवसर दिए जाने लगे और शैक्षिक अवसर में भी लड़कियां अपनी भागीदारी निभाने लगी। स्थानीय समुदाय की भी भागीदारी, जो भी लोकल कम्युनिटीज है वो भी अपने क्या सहयोग करने लगा स्कूल को, ताकि जो भी गर्ल्स एजुकेशन है उसको और ज्यादा तेजी से विकसित किया जा सके। अब देख लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA। ये दोस्तों ये आया था 2001 में, ये 2001 में शुरू हो गया था। उसके बाद कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 6 से लेकर के 14 साल तक के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, जो भी एजुकेशन है यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान में उम्र 6 साल से लेकर के 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलती है, यानी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की शिक्षा। अब देख लेते हैं जो सर्व शिक्षा अभियान है इसके उद्देश्य क्या है। तो पहला इसका उद्देश्य है सर्व शिक्षा का प्रसार। ठीक है, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की जो भी शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार करना है। और उसके बाद में नामांकन और उपस्थिति को भी बढ़ावा देना है। ठीक है, जैसे कि बच्चे तेजी से विद्यालयों में आए और उसके बाद में बच्चों की उपस्थिति बढ़े और बच्चे अपने सीखने पर, अपनी लर्निंग पर ध्यान दें। समान अवसर प्रदान करना, सभी बच्चों के साथ समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, चाहे वो भले ही लड़का हो या लड़की हो, किसी के साथ ही मतभेद नहीं करना चाहिए। या कोई भी बच्चा दिव्यांगित हो या फिर सामाजिक रूप से या फिर मानसिक रूप से या फिर किसी भी अवधारणा से प्रेरित हो, किसी के साथ मतभेद नहीं करना है। उसका लैंगिक समानता, सभी के साथ समान व्यवहार भी करना है। अब इसके प्रभाव देख लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान के क्या प्रभाव है। तो नामांकन बढ़ जाते हैं इसमें, और जो 6 से 14 साल के बच्चे विद्यालय से जुड़ने लगते हैं। ठीक है, और साक्षरता दर में भी इससे सुधार आने लगता है, क्योंकि जब विद्यालय में बच्चे जुड़ जाएंगे तो इसमें साक्षरता दर है, जो भी लिटरेसी रेट है वो बढ़ जाएगी। ड्रॉप आउट में कमी आने लगी। और उसके बाद में विद्यालयों का बुनियादी ढांचा भी मजबूत होने लगा। और जब विद्यालय का मजबूत जो भी वैक्सीन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो जाएगा तो उसके बाद समावेशी शिक्षा को भी बढ़ावा देने की बात कही जाएगी, ताकि जो बच्चे दिव्यांगित हैं, मानसिक रूप से कमजोर हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उन सभी को तो सोसाइटी में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाने लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं मिड डे मील स्कीम की। ठीक है, मिड डे मील स्कीम यानी MDMS, मिड डे मील स्कीम। ठीक है, तो इसका जो गठन हुआ था 15 अगस्त 1995 में हुआ था। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यही था कि छात्रों को पोषण युक्त भोजन करवाना है। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है MDMS के। ठीक है, तो उद्देश्य है बच्चों को पोषण उपलब्ध करवाया गया है। ठीक है, और इसके अंदर विद्यालय में नामांकन और उपस्थिति बढ़ी। जब बच्चों को विद्यालय में अच्छा खाना मिल रहा है तो उससे ड्रॉप आउट की भी कमी आएगी। तो जब बच्चों को अच्छा खाना मिलेगा, ठीक है, दाल चावल आलू पूड़ी जो भी बच्चों को मिलता है स्कूलों में, तो जब वो सब मिलेगा तो बच्चे में एक पढ़ने के प्रति उमंग जागेगा। ठीक है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों का विद्यालय में नाम नहीं लिखवा रहे थे वो भी नाम लिखवाएंगे कि बच्चों को एक बेसिक खाना तो मिल रहा है। ठीक है, जिससे क्या उसको पोषण खाना मिलेगा तो वो उसका पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है, कुछ बच्चे तो इस वजह से गरीबी होती है घर में, तो इस वजह से अपने विद्यालय छोड़ देते हैं ताकि वो एक काम कर सके और शाम को उस पैसे जो भी हमें वहां से मिलेंगे तो उससे अपना घर चला सके। ठीक है, तो इसमें जब विद्यालय से खाना मिलने लगा तो इसका ड्रॉप आउट की भी कमी होने लगी और बच्चों का जो नामांकन है वो तेजी से बढ़ने लगा। उसके बाद सामाजिक समानता को भी बढ़ावा, जो भी सामाजिक समानता है ऊंच नीच की खाई है उसमें भी समानता हो गई। उसके बाद शैक्षणिक गुणवत्ता में भी सुधार हो गया। अब देख लेते हैं जो भी MDS आया था यानी मिड डे मील स्कीम, तो उसमें इसके प्रभाव देख लेते हैं। नामांकन और उपस्थिति में बहुत ज्यादा बच्चों की वृद्धि हो जाती है, ड्रॉप आउट की कमी हो जाती है, पोषण स्थिति में सुधार हो जाता है। और उसके बाद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, लैंगिक समानता को बढ़ावा दे दिया जाता है और समुदाय की भागीदारी, समुदाय भी इसमें क्या अपना रोल निभाने लगता है। तो दोस्तों इसी के साथ वाली आपकी इसी के साथ वाला आपका चैप्टर समाप्त होता है और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।